नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। दोस्तों, आजकल एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुए मामले काफी चर्चा में हैं। हाल ही में राजपाल यादव का एक केस काफी न्यूज में रहा था और आज हम डिस्कस करेंगे एक और फेमस एक्टर का केस, अक्षय कुमार का केस। ये केस था एसेंशियली मनी रिकवरी के लिए, पर इसमें सीआरआईपी प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई थी। तो इस केस के माध्यम से हम समझेंगे कि कंपनी को दिए गए उधार के केस में किन केसेस में आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और किन केसेस में आपको एक नॉर्मल सिविल सूट के लिए फाइल करना होगा। तो बिना किसी देरी के समझते हैं क्या है ये आज का केस। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि आईबीसी का सेक्शन 9 कहता क्या है। दोस्तों, जब कोई एंटिटी या व्यक्ति किसी कंपनी को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका पेमेंट बनता है। अगर कंपनी वो पेमेंट नहीं करती है तो आईबीसी की भाषा में उस सर्विस प्रोवाइडर को ऑपरेशनल क्रेडिटर कहा जाता है। पर दोस्तों, आईबीसी का सेक्शन 9 इस सिचुएशन में डील करता है कि जब कंपनी अपने डेट्स को कवर नहीं कर पा रही है, तो यानी कंपनी अच्छे से चल नहीं रही है और इस कारण से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू की जाती है। अब इसका कभी-कभी डेट रिकवरी के लिए यूज किया जाता है कि अगर कंपनी अपने कर्ज चुकाती नहीं है, तो फिर सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की सीआरआईपी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर सकता है। तो आज के केस में हमारा यही क्वेश्चन है कि क्या सेक्शन 9 सिर्फ उन केसेस के लिए बना है कि जब कंपनी अपने पैसे को भरने में असमक्ष हो, तो उसका मैनेजमेंट बदला जाना चाहिए? या सेक्शन 9 उन केसेस के लिए भी बना है जब कंपनी अपने डेट्स भर नहीं पा रही हो और इस 9 की एप्लीकेशन को एक तरह से डेट रेज़ोल्यूशन प्रोसेस की तरह यूज़ किया जा सकता है? चलिए समझते हैं केस के माध्यम से। दोस्तों, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव करने के लिए डेट बिल्कुल अनकंटेस्टेड होना चाहिए। यानी कि डेट ऐसा क्लियर कट है कि उसमें सामने की साइड से कोई ऑपोजिशन नहीं है। अक्सर दोस्तों, कंपनी को दिए गए डेट्स के केसेस में डेट ऐसा होता है कि कंपनी उसको कोई ना कोई रीजन से अपोज करती है। जब डेट कंटेस्टेड है, तो फिर सेक्शन 9 आईबीसी की एप्लीकेशन नहीं मूव की जा सकती है। अब ये कर्ज कंटेस्टेड है या नहीं है, इसको जानने के लिए कोर्ट एक टर्म यूज करती है, जेन्युइन प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। अब ये जेन्युइन प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट का डेफिनेशन मोबिलॉक्स नाम के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। दोस्तों, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेट कंटेस्टेड है या नहीं, ये देखने के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एक सिविल कोर्ट की तरह डेट के बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को केवल ऊपरा-ऊपरी देखना है कि सेक्शन 9 के एप्लीकेशन में जो डेट का ज़िक्र किया गया है, क्या उस डेट को लेके दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई भी प्लॉजिबल कंटेंशन है, यानी कोई भी थोड़ा भी पॉसिबल डिस्प्यूट होने का चांस है, यानी कि रीज़नेबली देखा जाए तो डेट में कोई डिस्प्यूट है। अगर ऊपरा-ऊपरी डेट में कोई डिस्प्यूट दिखता है, तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डिफीट हो जाएगी और तब आपको डेट रिकवरी के लिए एक नॉर्मल सिविल सूट के लिए ही अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सेक्शन 9 के एप्लीकेशन का डेट रिकवरी के लिए यूज़ करना भी है, तो डेट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए और उसमें कोई भी जेन्युइन प्री एक्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के मोबिलॉक्स जजमेंट में। अब हम समझते हैं कि एनसीएलएटी में फेमस एक्टर अक्षय कुमार का केस क्यों डिसमिस हुआ और क्यों कोर्ट ने कहा कि उनको अपना दिया गया कर्ज वापस लेने के लिए एक सिविल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए और ना कि एनसीएलएटी आना चाहिए। दोस्तों, ये डील थी प्रोडक्ट एंडोर्समेंट की, जिसमें एक्टर को 2 डेट्स के लिए अवेलेबल होना था। अब दोस्तों, इसमें पेमेंट के टर्म्स ऐसे थे कि या तो कोई डेट एक्टर द्वारा बता दिया जाए और उसके बाद पेमेंट हो, और अगर कोई डेट ना भी बताया गया है तो भी एक सर्टेन डेट दिया गया था कि इस डेट तक पेमेंट हो ही जाना चाहिए। अब दोस्तों, इस क्लॉज को लेके एक्टर अक्षय कुमार के वकील का कहना था कि जब एक डेडलाइन दे दी गई है पेमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि भले एड के शूटिंग की डेट दी गई हो या नहीं दी गई हो, इस डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए। इसका मतलब कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं है और कर्ज बिल्कुल क्लियर कट है और उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि कर्ज इंडिपेंडेंट है जो काम किया जाना है उससे। अगर हमारे एक्टर शूटिंग की डेट दे या ना दे, तो भी एक सर्टेन डेट तक पेमेंट हो जाना है। अब दोस्तों, कोर्ट ने इस कंटेंशन को सुना और ध्यान से देखा, पर दोस्तों कोर्ट ने कहा कि ऊपरा-ऊपरी ये दिखता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पैसा तभी दिया जाता है जब काम किया जाए, और ये मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई एक्टर डेट ना भी बताए और अवेलेबल ही ना हो शूटिंग के लिए, फिर भी उसे पैसा मिल जाए। और कोर्ट ने कहा कि ये बात को मद्देनजर रखते हुए ऊपरा-ऊपरी लगता है कि इस मामले में एक डिस्प्यूट हो सकता है। यानी कि इस मामले में कर्जदार के पास क्लेम को अपोज करने के लिए एक रीजनेबल ग्राउंड है और इस वजह से कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक जेन्युइन प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है। और इसी वजह से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल दोनों ने इस सेक्शन 9 आईबीसी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया
और कहा कि इस डेट को रिकवर करने के लिए एक्टर को कोर्ट जाना चाहिए, यानी सिविल कोर्ट जाना चाहिए, एक आम मनी रिकवरी सूट के तहत। तो दोस्तों इस केस से हमारे क्या टेकअवेज़ हैं? दोस्तों इस केस से हमारे ये टेकअवेज़ है कि सेक्शन 9 आईबीसी की एप्लीकेशन केवल उन केसेस में डाली जा सकती है जब डेट बिल्कुल क्लियर कट हो। और डेट क्लियर कट है या नहीं, ये देखने के लिए कोर्ट को डेट के बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। अगर ऊपरा-ऊपरी दिखता है कि डेट थोड़ा भी कंटेस्टेड है, तो फिर एनसीएलटी उस सेक्शन 9 आईबीसी की एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है। और इनफैक्ट इस केस में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन खारिज करते हुए कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन को डेट रिकवरी प्रोसेस की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। और इस केस में कंप्लेनेंट को एक मनी रिकवरी सूट फाइल करना चाहिए सिविल कोर्ट में फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आई होप ये पॉपुलर केस का छोटा-सा एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इस मामले में एक्चुअली क्या हुआ है डिटेल में आपको जानने को मिला हो। और ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।